गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम तो है, थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, पर बने रहना, वो वापिस आ जाएगा। तो हम डिस्कोसिस 4 पढ़ रहे थे। इसमें जो माइंड के ऊपर का जो ये पेपर है 28 जनवरी 1987 का, तो वो पेपर हम पढ़ते हैं। और जेरोक्स बुक में पेज नंबर 35 के ऊपर है, और गुजराती प्रवचन माला 4 के अंदर पेज नंबर 7 के ऊपर है। तो उसमें हमने देखा था कि पहले कॉस्मिक माइंड और इंडिविजुअल माइंड के अंदर क्या फ़र्क है। ज़्यादातर सब जो 6 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है वो तो सबके सब कॉमन है उसके अंदर। तो ये बात खास उन्होंने बताई थी। अब पेज नंबर 36 के ऊपर हमने देखा था मेमोरी क्या है, तो उसका जवाब उन्होंने दिया था। उसके बाद में इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस क्या है उसका भी जवाब दिया था। अब आता है अटेंशन। तो अटेंशन क्या है उसका प्रश्न यहाँ पूछा है और उसका जवाब दे रहा है, तो वहीं से आप हम पढ़ रहे हैं। सो वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अटेंशन? Attention is the ability of each individual brain, depending on each individual code and structure, to file and keep arranged memory and fully cooperate with intellect or intelligence and maintain this link with one of the ingredients of cosmic mind. Thus, attention becomes the meeting ground of brain and mind. तो अटेंशन की नॉर्मली हम अटेंशन क्या समझते हैं कि भाई हम एक मन की शक्ति या एक चित्त की शक्ति को हम अटेंशन समझते हैं, और हम अटेंशन को कहीं ना कहीं हम ले जाते हैं, कई चीज़ों के ऊपर हम अटेंशन को फोकस करते हैं। तो जहाँ अटेंशन जाता है वहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। नॉर्मली एक मन की एक शक्ति है कि जहाँ अटेंशन डालते हैं वहीं से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। एक अटेंशन की हमारी जनरल समझ है। पर जहाँ यहाँ उन्होंने ज़रा दूसरे ढंग से समझाया है कि उसकी जो एबिलिटी है, उसकी क्षमता है, वो इंडिविजुअल ब्रेन जो है, वो इंडिविजुअल ब्रेन की स्थिति कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कोड कैसा है, उसके ऊपर वो आधारित है। और दूसरी बात क्या होती है कि इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है और लास्ट में जब एक नई मेमोरी बनती है, वो मेमोरी की इस तरह फाइल अंदर फिर से हो जाती है। हमारा जो पीछे का हिस्सा है ब्रेन का मेमोरी पूल, तो वहाँ जो मेमोरी जो फाइल होती है वहाँ वो मेमोरी के साथ में जो अपनी इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस है, बुद्धि शक्ति है, बुद्धि जो है, उसके साथ में वो उसको जोड़ देते हैं। तो दोनों मिला के फिर आगे लिंक बनाता है कॉस्मिक माइंड का कोई इंग्रेडिएंट पर। अब 6 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हमने देखे थे कॉस्मिक माइंड के, जैसे कि प्योर अवेयरनेस है, या इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट है, या फिर जिसको विजडम कहते हैं, या लाइफ है, या फिर सत्व रजस तमस, ये 3 गुण है। इस तरह 6 इंग्रेडिएंट्स है। तो वो हमारा जो कोड या हमारे अंदर की जिस स्थिति होगी उसके मुताबिक वो चीज़ जो होगी उसके साथ में वो कोई भी ये इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये मेमोरी और इंटेलेक्ट ये दोनों मिलके जुड़ती है, और फिर उससे जो शक्ति बनती है उसको हम इसका उपयोग हम करते हैं चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। तो और ये अटेंशन ऐसी चीज़ है कि जहाँ ब्रेन और माइंड इकट्ठे होते हैं, मीटिंग ग्राउंड जिसको कहते हैं, वो चीज़ के ऊपर ये अटेंशन होता है। तो इन शॉर्ट कहें तो
एक ऐसी क्षमता है कि जिसमें हम मेमोरी जो अंदर पड़ी है उसको बुद्धि के साथ में जोड़ना है, और मेमोरी और बुद्धि दोनों को कॉस्मिक माइंड की किसी एक घटक या इंग्रेडिएंट के साथ जोड़ना है। जैसे कि अवेयरनेस एक घटक है, तो अवेयरनेस के साथ में बुद्धि और मेमोरी जुड़ती है, और जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अटेंशन की क्षमता उसको कहते हैं। दूसरी बात, ये ब्रेन और माइंड का जोड़ने की जगह है, इसीलिए उसको मीटिंग ग्राउंड यहाँ कहा है। तो चित्त ब्रेन की मेमोरी का उपयोग यहाँ करता है। और दूसरी तरफ भी हम समझते हैं, तो नॉर्मली ट्रेडिशनली समझते हैं, तो ये अटेंशन चित्त का प्रकाश है। तो चित्त जो है या जिसको माइंड कहते हैं, वो जहाँ जहाँ अटेंशन फेंकता है, प्रकाश फेंकता है, तो वहीं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वो चीज़ क्या है वो हमें समझ में आती है। तो बिना अटेंशन कुछ भी हम समझ नहीं सकते। और अटेंशन अगर जब हमारा रैंडम होता है, खास करके हम बाजार में घूमते हैं, तो हमारा अटेंशन रैंडम होता है, एक चीज़ पर जाता है, दूसरी चीज़ पर जाता है, अटेंशन स्थिर नहीं होता है। अब साधना के अंदर अटेंशन को स्थिर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अटेंशन को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे बाहर ले जा सकते हैं वैसे अंदर भी ले जा सकते हैं। तो अंदर ले जाने के लिए अटेंशन की स्थिरता जरूरी है, और स्थिरता के साथ में उसकी शार्पनेस। तो इसके लिए तावरिया जी ने प्रिज्म का प्रयोग दिया कि अटेंशन आपका गहरा होगा। जितना अटेंशन गहराई में जाएगा इतना आपको अंदर का ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे बाहर अटेंशन जितना हम स्ट्रांगली फोकस करते हैं तो बाहर का ज्ञान मिलता है, इसी तरह अंदर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अटेंशन को अंदर डालना पड़ता है। और अंदर का वो ज्ञान, या जिसको हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में हमारा टूल जो है वो ये हमारा अटेंशन होता है। सो वी सी हाउ इम्पोर्टेंट इज अटेंशन इन cooperation with the intellect or intelligence, this being the meeting ground of the brain and mind, and in this is forged the main link between brain and individual mind or cosmic mind to partake of or from the cosmic mind its potential. तो ये अटेंशन क्या करता है कि इंटेलिजेंस के साथ में जुड़ के क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट या होता है या कोई चीज़ जिसके बारे में हमें जानना है, तो उस चीज़ के ऊपर जो वो चीज़ जो है उसमें जो कॉस्मिक माइंड का जो पार्ट है उसको अटेंशन जब हम फेंकते हैं, जैसे कि एक पेड़ है, तो पेड़ के अंदर कॉस्मिक माइंड के सत्व रजस तमस पड़ है। तो जिस तरह हमारा अटेंशन जाता है और वो सत्व रजस तमस का रेशियो हमारे अंदर आता है, जो वो उसका जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल सत्व रजस तमस है, वो हमारे अंदर आता है। अब जैसे हमारे अंदर का भी कोड जिस तरह का होगा सत्व रजस तमस का, इस तरह का हम इसको डिकोड करेंगे, और फिर वो जो पेड़ है या जो भी चीज़ है उसको हम समझ पाएंगे। तो इस तरह की ये क्रिया होती है। पर इसमें अटेंशन का मेन रोल ये होता है कि अटेंशन बुद्धि के साथ में जुड़ के फिर वो काम करता है। तो बुद्धि फिर हमें फाइनली बताती है, समझाती है कि ये चीज़ है, ये है। पर वो कॉस्मिक माइंड का जो सत्व रजस तमस का रेशियो होता है उसके अंदर जो पड़ा है वही चीज़ हमारे अंदर आती है। तो ये बात यहाँ कही है। Attention thus will make all the difference in education, be it inner or outer education, and will add value. Attention is an inner quality of brain of the individual, and by this link, value is developed from within and not added from outside. तो attention जो है वो जैसे हमने बात की, इस तरह अंदर भी हम attention को ले जा सकते हैं और बाहर भी ले जा सकते हैं। और इस तरह हम अंदर का भी एजुकेशन ले सकते हैं और बाहर का भी एजुकेशन ले सकते हैं। अटेंशन बाहर फेंकते हैं तो बाहर का एजुकेशन मिलता है, अटेंशन को अंदर फेंकते हैं तो अंदर का वैल्यू ये ज्ञान मिलता है, और फिर उसके अंदर वैल्यू को हम ऐड करते हैं। अब वैल्यू जो है वो हमेशा अंदर से ही आती है। बाहर से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं
फिर वो चीज़ अगर हमारे अंदर वैल्यू ऐड होती है तो फिर वो चीज़ हमारे लिए हमारी बन जाती है। जैसे कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग हमने हमारा ज्ञान है, हमने किसी से सुना कि भाई 3 स्टेप इस तरह करना है, ये करना है, पर जब तक अंदर से उसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं होगी तब तक आप उसको सही में एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और सही में उसको आत्मसात नहीं कर पाओगे, उसको अपना नहीं सकोगे। तो ये इसमें वैल्यू का बहुत बड़ा महत्व है। तो सिर्फ ज्ञान कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लिया वो एक महत्व का नहीं है। इसमें अटेंशन का के साथ में ये वैल्यू अंदर जो पड़ी है वो उसमें साथ में जुड़ना वो जरूरी है। और ये वैल्यू हमेशा अंदर से आती है, बाहर से आपको एजुकेट किया जाता है, पर वैल्यू तो आपको अंदर से डालना पड़े। कोई भी चीज़ का ज्ञान आपको बाहर से बताया जा सकता है, पर अंतिम में तो फिर आप इसकी वैल्यू करोगे तो ही फिर आप इसको पकड़ पाओगे, समझ पाओगे या इसको आत्मसात कर पाओगे। तो ये चीज़ अटेंशन के लिए है। अब बात आती है ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है फिर से, वी कम टू द फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन इज एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी और कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म एज अदर ऑर्गन्स आर, and one can feed any number of cassettes of many different faculties or disciplines, including ideas on morality and religion, that is good and bad, right and wrong, etc. And all this will be reproduced as a tape recorder will without imbibing anything. तो ब्रेन क्या है कि ब्रेन वैसे तो ब्रेन एक ठोस चीज़ है, जैसे हमारे दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, लीवर है, हार्ट है, इस तरह ब्रेन थे। ब्रेन को हम उसको देख भी सकते हैं, उसका हम पिक्चर भी देख सकते हैं ब्रेन में क्या है, तो वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी हम इसका पिक्चर भी देख सकते हैं ब्रेन के अंदर। पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उसके अंदर की मेमोरी। इसके अंदर एक खूबी ये है कि इसके अंदर हम हजारों प्रकार का ज्ञान, हजारों प्रकार की फैकल्टी या डिसिप्लिन का ज्ञान उसके अंदर हम डाल सकते हैं और उसको वो ज्ञान को आत्मसात किए बिना फिर से हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये टेप रिकॉर्डर जैसा है। टेप रिकॉर्डर में हम रिकॉर्डिंग करते हैं और इसकी मेमोरी रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर से कैसेट में प्ले करते हैं तो वही चीज़ हमें सुनाई देती है। तो जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे धर्म का ज्ञान हो या मोरालिटी का ज्ञान हो, अच्छा बुराई का चीज़ होती है, सही या गलत की बातें, ये सारी चीज़ें हम फीडिंग करते हैं। एक फीडिंग होता है, अंदर हम डालते रहते हैं मेमोरी के अंदर, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम निकालते रहते हैं और इसका हम उपयोग करते रहते हैं। तो ये एक ब्रेन की क्वालिटी है। The brain can appear foolish or can appear very intellectual and logical, but by itself cannot discriminate. इसके अंदर विवेक खुद का नहीं होता है। ब्रेन चाहे कैसा भी हो, वो एकदम होशियार हो या मूर्ख जैसा हो, कुछ भी हो, पर इसके अंदर एक विवेक जो है वो उसमें नहीं होता है। विवेक या डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक अलग क्वालिटी होती है और ज़रूरी नहीं है कि आदमी होशियार है, इंटेलेक्चुअल है, तो उसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन भी इसके अंदर हो सकता है। कई लोग देखते हैं कि बहुत सारी साधना करते हैं, अच्छी साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पर उनके अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन डेवलप नहीं होता है। अब वो साधना की बात तो करेंगे, सब कुछ दूसरों को भी समझा सकेंगे, पर जब तक डिस्क्रिमिनेशन डेवलप नहीं होता है तब तक फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जो है ये डिस्क्रिमिनेशन एक अलग चीज़ होती है और बड़ी साधना के बाद में वो धीरे धीरे करके अंदर से निकलती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। इट कैन ओनली एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिफरेंट व्यूज एज इट फेड इनटू इट, एंड इट वुड चेंज टुमारो फ्रॉम टुडे
if fresh material is fed into it. अब यही है हमारा ब्रेन के अंदर और हमारी लाइफ के अंदर होता है, ऐसा ही है। आज हमें कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया, अच्छा लगा, उसको ज्ञान में संग्रह कर लिया। अब कल दूसरा कोई बात सामने आती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो पहले की बात है उसको छोड़ देते हैं। लोग व्यवहार में तो ये करते हैं तो ठीक है, पर साधना में भी यही प्रॉब्लम है कि आज एक सिस्टम कोई अच्छी लगी तो कुछ दिन तक इसको फॉलो किया, फिर दूसरी कुछ सिस्टम सामने आई तो दूसरी सिस्टम जरा अपीलिंग लगी तो दूसरी सिस्टम को फॉलो करते हैं, फिर वो पहले वाली को छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह का ये ब्रेन जो है वो हमारे साथ में इस तरह की चालाकी करता रहता है और हम इस तरह का ज्ञान को संगरते रहते हैं, नया लेते हैं, पुराना छोड़ते हैं। इस तरह की एक रमत अंदर चालू रहती है। ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कुछ अपना थिंकिंग है नहीं, या हमारे अंदर कोई अपनी वैल्यू है नहीं, किसी को हम इतनी वैल्यू नहीं कर सकते हैं, इसीलिए चीज़ों को छोड़ते हैं और पकड़ते हैं। जब एक अंदर से चीज़ के प्रति वैल्यू आ जाती है फिर वो चीज़ छूट नहीं सकती है। It cannot normally function on the basis of automatic reflex action. It can normally function on the basis of automatic reflex action, and what is most noteworthy to note is that scholars, preachers, philosophers, religious leaders, and so-called rational thinking persons panic or lose control of themselves during an emotional storm or an ego crisis. This happens when attention waves and breaks its link with intellect or intelligent wisdom of the mind. तो यहाँ एक कसौटी तो यहाँ होती है कि हम कितने हमारे अंदर ये चीज़ दृढ़ बनी है, या फिर हमारे अंदर कितना बैलेंस डेवलप हुआ है। क्योंकि जो लोग इस तरह का ज्ञान को खाली एक इकट्ठा करते रहते हैं, वो चाहे स्कॉलर्स हो या प्रीचर्स हो, फिलोसोफर्स हो या कोई धार्मिक गुरु हो, ये सब के अंदर होता क्या है कि जब नॉर्मल स्थिति होती है तब तो आदमी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है और सब कुछ ये हो सकता है, पर जब एक क्राइसिस आती है या एक इमोशनल स्टॉर्म आता है, एक तूफान आता है अंदर से भावनात्मक, तब आदमी हिल जाता है और घबरा जाता है। तो साधना कितनी पची है, साधना का हमारे अंदर क्या रिजल्ट क्या आया। तो यही बात है कि अगर साधना सही ढंग से की है तो उसके परिणाम स्वरूप हम कोई भी विकट परिस्थिति होगी उसमें भी हम स्थिर रह पाएंगे। अगर हम घबरा जाते हैं, दौड़ते भागते हैं, इसका सॉल्यूशन के लिए दौड़ते हैं, तो समझना चाहिए कि ये सब कुछ अभी तक जो हमने किया है वो इतनी गहराई में गया नहीं है, या उसका कोई बैलेंस जिसको कहे वो बैलेंस, या गीता की भाषा में कहे तो समत्वम योग उच्यते। तो समता हमारे अंदर कितनी आई है, वो इस तरह की परिस्थिति जब उत्पन्न होती है तभी हमें पता चलता है। बाकी तो नॉर्मली जो होता है एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में हमारा ब्रेन काम करता रहता है। मतलब कि एक्शन रिएक्शन इस तरह का हमारा हमेशा एक चीज़ अंदर चालू रहती है थिंकिंग लेवल के ऊपर और व्यवहार के अंदर। इसके बदले में हमारा एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम रिस्पॉन्स दे सके, चीज़ों को राइट रिस्पॉन्स दे सके, इस तरह की हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो जो अटेंशन के जो वेव्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जो उसका इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस के साथ या विजडम के साथ जुड़ाव होता है अटेंशन का, वो टूट जाता है, और इसके कारण जो अंदर डर के संस्कार है या जो उनकी ओरिजिनल स्थिति है वो बाहर आ जाती है। व्यक्ति जो अंदर से जो है इस तरह का फिर बाहर उसका ये चीज़ बाहर आ जाती है। Unless attention with intellect or intelligence, which is one of the ingredients of the cosmic mind,
and also of the individual mind can make the brain partake of or from the cosmic mind its potential, one cannot hope to progress or achieve anything real or even obtain peace of mind to get relief from tension and stress or ill health, and will break down during the emotional storm or ego crisis. तो ये इसमें जुड़ते रहते हैं ना। तो अटेंशन जो है जब इंटेलिजेंस के साथ में या बुद्धि के साथ में जुड़ती है, तब वो जिस तरह हमने पहले देखा है इस तरह कॉस्मिक माइंड की कोई भी चीज़ होती है, उसका जो कोई पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल में से कुछ भी वो उसको स्वीकार कर सकता है। और अगर इस तरह सही ढंग से होगा तो ही हम प्रोग्रेस कर पाएंगे और शांति हम पा सकेंगे। और जो टेंशन स्ट्रेस वगैरह है या बीमारी वगैरह है उससे हम दूर रह सकेंगे, या फिर इमोशनल स्टॉर्म होता है उसके दौरान भी हम शांत रह पाएंगे। पर इसके लिए ज़रूरी ये है कि अटेंशन इंटेलिजेंस के साथ में हमेशा जुड़ी रहे और कॉस्मिक माइंड का जो पोटेंशियल है उसके अंदर से वो हमेशा चीज़ें लेती रहे। ये चीज़ होना ज़रूरी है, तब जाके हमारे अंदर कुछ स्थिरता आ सकती है। अभी भी वैसे ये चीज़ काम तो करती है, क्योंकि अटेंशन जब इंटेलिजेंस के साथ में जुड़ती है तो ही हम सामान्य रूप में भी हमें ज्ञान होता है। जैसे कि कोई एक किताब पढ़ते हैं तो अटेंशन हम किताब के अंदर डालते हैं, पर उसके साथ में इंटेलिजेंस वहाँ जुड़ती है तो हमें नॉर्मली ज्ञान मिलता है। पर ये एक सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ जो बात करते हैं वो इससे भी ऊपर की बात है कि जिसके अंदर हम और गहराई से ये चीज़ को कर सकते हैं, तब फिर हमारा प्रोग्रेस जो है वो हो सकता है और हमारे अंदर बैलेंस आ सकता है। द इमोशनल ग्रंथिज विल बी बिल्ट अप इन द बॉडी ब्रेन सिस्टम ऑफ द कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म। और ये तो हम जानते हैं कि इमोशनल ग्रंथि खास करके तावरिया जी ने रिफाइनिंग दी, और वो जब हमेशा रिफाइनिंग के बारे में समझाते थे तो यही बात करते थे कि आपके अंदर जो ये सब ग्रंथि आपका एस्ट्रल बॉडी के अंदर अलग अलग एरिया में जो ग्रंथि निर्माण हो गई है, इसको पिघालने की ज़रूरत है, तब जाके फिर प्राण का सर्कुलेशन वहाँ हो पाएगा। इसीलिए जहाँ जहाँ ग्रंथि निर्माण होती है, जैसे कि चेस्ट का एरिया है तो उसके लिए उन्होंने पहली एक्सरसाइज दी, या सेकंड एक्सरसाइज पेट की दी, जहाँ वहाँ भी ग्रंथि। तो अलग अलग बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट में इस तरह की साइकोलॉजिकल ग्रंथि का एरिया है, वो एस्ट्रल बॉडी में है। तो वो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए उन्होंने ये रिफाइनिंग एक्सरसाइज दी है। As long as attention, the faculty of the brain, can keep its contact with the intellect or intelligence of the individual mind or cosmic mind, one is even alive, and that is why self-preservation is structured in all life, human or otherwise, and is functioning automatically. When this contact becomes weak or is broken down, as in an accident one dies, it is not a conscious process and is beyond the threshold of our awareness in all human beings. तो ये क्वालिटी भगवान ने दी है, सिर्फ मनुष्यों को नहीं पर हर जो प्राणी है उसके अंदर दी है, कि अटेंशन और इंटेलिजेंस ये दोनों जुड़ते हैं और उसके द्वारा वो चीज़ यहाँ जो बात की है सेल्फ प्रिजर्वेशन की, तो संरक्षण की, जो स्व संरक्षण होता है, तो हर व्यक्ति के अंदर संरक्षण या हर प्राणी के अंदर जो स्व संरक्षण की भावना होती है, तो उसके अंदर ये चीज़ जो है वो जुड़ती है। और उसके अंदर जैसे कि प्राणी जगत में आप देखोगे तो प्राणी को हमेशा भय लगता है, तो वो एकदम
या तो अटैक करेगा या भाग भाग जाएगा। तो ये किस तरह काम करती है कि प्राणी के अंदर भी अटेंशन की क्वालिटी है और उसके अंदर भी बुद्धि है। अब जैसे कि एक बाघ है, वो दूर से देखता है उसका कोई शिकार है, हिरन है, तो वो ये अटेंशन और इंटेलिजेंस के कारण वो समझ जाएगा कि ये मेरा शिकार है, और फिर वो धीरे 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 चुपके नज़दीक जाएगा, क्योंकि कुछ डिस्टेंस होता है तभी वो शिकार को पकड़ सकता है। बहुत पहले से वो दौड़ के पकड़ने का प्रयत्न करेगा तो वो प्राणी भी भाग जाएगा। इसीलिए वो धीरे 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 नज़दीक जाता है और एक पॉइंट में जब काफ़ी नज़दीक आ जाता है फिर दौड़ के उसको पकड़ने का प्रयत्न करता है। तो ये अटेंशन और इंटेलिजेंस उसके अंदर काम करती है। अब वो अगर दूसरे केस में देखता है कि वो यहाँ तो यहाँ एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मतलब कि कोई दूसरी बड़ी चीज़ है जो उसको मार सकती है, ऐसा कोई चीज़ होती है, तो फिर वह सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए फिर वो वहाँ से भाग जाएगा। पर उपयोग तो यही होगा इंटेलिजेंस और अटेंशन का। और हम भी इसी तरह करते हैं, हमारे अंदर भी ये अटेंशन और इंटेलिजेंस काम करते रहते हैं, और संरक्षण का जब भाव आता है तब भी यही चीज़ हमारे अंदर काम करती है। पर अगर किसी कारण एक्सीडेंटली ये चीज़ काम नहीं करती है तो फिर व्यक्ति मर जाता है। तो अटेंशन की क्वालिटी जिंदा रहने के लिए इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। और ये सारी चीज़ें ऐसी अपने आप में होती है कि उसके प्रति हमारी कोई अवेयरनेस भी नहीं होती है। अवेयरनेस से परे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती रहती है। फाइनली वी आस्क द क्वेश्चन विच इज मोस्ट ऑब्वियस, what is the difference between awareness and intellect or intelligence wisdom? To be aware of a thing, a person or an event is one thing, and to understand about the thing, person or event simultaneously is the energy of intellect or intelligence of the mind, working in cooperation with attention of the brain, a quality of brain, and forming a link between mind and brain, also called meeting ground. तो एक डिफरेंस है दोनों के अंदर, एक अवेयरनेस क्या है और इंटेलिजेंस क्या है। तो अवेयर तो हम कोई भी चीज़ के प्रति हो सकते हैं। हम एक कोई व्यक्ति है हमारे आजू बाजू है तो हम तुरंत अवेयर हो जाते हैं, वस्तु होती है उसके प्रति भी अवेयर हो जाते हैं, या कुछ घटना होती है तो हम अवेयर तो हो जाते हैं। पर अवेयर होकर फिर इस चीज़ को समझना, और वो समझने के लिए फिर अटेंशन और इंटेलिजेंस का फिर से मिलाप होना ज़रूरी है। तो जब अटेंशन अवेयर तो हो गए किसी चीज़ के बाद, इसके बाद में अटेंशन और इंटेलिजेंस है वो दोनों एक साथ में काम करती है, तब जाके फिर हम उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस जो है उसको अंडरस्टैंडिंग या ज्ञान के साथ में संबंध है, और अवेयर रहना एक अवेयरनेस की क्वालिटी है कि किसी चीज़ के प्रति हम अवेयर हो गए। द प्रोसेस इज ऑटोमेटिक एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इज बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ आवर अवेयरनेस। द मीटिंग ग्राउंड कैन बी either in left or right midbrain. Normally it is developed first in the left midbrain and later also in the right midbrain. The quality on purpose of left and right midbrain being different, it develops as insight in left midbrain and develops as intuition, for want of a better word, in the right midbrain. The action of mind and brain in these two places is that of a catalyst and upgrades the brain. तो यहाँ ये जो मीटिंग ग्राउंड होता है, वो मीटिंग ग्राउंड कौन सी जगह पर, ये मीटिंग ब्रेन और माइंड का जो मीटिंग ग्राउंड है वो कौन सी जगह पर है, उसके मुताबिक हमारे अंदर इंट्यूशन या इंसाइट आ सकती है। तो अगर लेफ्ट मिड ब्रेन के अंदर ये मीटिंग ग्राउंड है जहाँ ब्रेन और माइंड मिलता है, तो
तो फिर हमारे अंदर इंसाइट डेवलप होगी, एक अंतर्दृष्टि। ये एक अच्छी क्वालिटी है इंसाइट की, अंतर्दृष्टि जिसको कहते हैं। हम अंदर की दुनिया में देख सकते हैं इंसाइट के द्वारा, और इंसाइट द्वारा हम बाहर का भी ये समझ सकते हैं। एक चीज़ जो बाहर है वो इंसाइट के द्वारा हम डिफरेंट समझ सकते हैं। एक व्यक्ति को देखते हैं तो अगर आपके अंदर इंसाइट है तो एक व्यक्ति को आप बिल्कुल अलग रूप में देख सकेंगे, समझ सकेंगे। बाकी नॉर्मली हम देखते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। और इससे भी आगे की चीज़ है वो इंस्पिरेशन है, वो जो है वो इंट्यूशन है, जो कि मिड राइट ब्रेन के अंदर मीटिंग ग्राउंड होता है, तब ये चीज़ डेवलप होती है। तो इंट्यूशन तो जो होती है वो डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी है या डायरेक्ट चित्ती शक्ति है, उसके साथ में कनेक्शन हो जाता है, तो ये इंट्यूशन हमारे अंदर सीधे सीधा आता है। तो इंसाइट और ये दो चीज़ जो है, इंसाइट और इंट्यूशन, ये थोड़ी ऊपर की चीज़ है। पर नॉर्मल कोर्स में फिर ये आगे कहते हैं कि ये साधना के द्वारा होता है। नॉर्मल कोर्स में व्यक्ति जो है वो IESM केंद्र जो है वहाँ ही उसका मीटिंग ग्राउंड है। तो सामान्य व्यक्ति जो है वो तो IESM केंद्र के ऊपर ही ब्रेन और माइंड का उपयोग करते हैं। जो लोग आगे बढ़ चुके हैं वो लोग लेफ्ट मिड ब्रेन या राइट मिड ब्रेन के अंदर जाके या वहाँ से ये शक्ति प्राप्त करके उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसीलिए आगे कहते हैं, बट इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स द इंडिविजुअल माइंड मीट्स ब्रेन इन द रजिस्ट्रेशन एरिया थ्रू द फंक्शनिंग ऑफ IESM and thus pollutes itself instead of upgrading the brain by meeting in the right place and working as a catalyst. तो अगर मिड राइट ब्रेन या लेफ्ट मिड ब्रेन के अंदर या राइट मिड ब्रेन दोनों के अंदर होते हैं तो वो थोड़ा अपग्रेड स्थिति बन जाती है, और वहाँ जो है वो माइंड जो है वो कैटालिस्ट के रूप में होता है। तो जब माइंड कैटालिस्ट के रूप में होता है तो ब्रेन अपग्रेड हो सकता है और ब्रेन की क्वालिटी भी सुधर सकती है। पर नॉर्मल आदमी जो है, इंसान, वो उसका तो ये IESM केंद्र ही हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ उसका जो मीटिंग ग्राउंड जो है वो फिर IESM केंद्र के ऊपर होता है। और इसीलिए जो माइंड जो अंदर प्योर शक्ति के रूप में आया था, इनकमिंग इम्पल्स शक्ति के रूप में आया था, वो फिर IESM केंद्र के आगे विचार बनता है और वो पोल्यूट हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है। तो फिर ब्रेन अपग्रेड नहीं हो पाता है और न कि माइंड कैटालिस्ट के रूप में काम करता है। तो ये साधना का पर्पज़ है और एक बहुत ऊंची चीज़ है जिसको हमें करनी पड़ती है, और हमारा लक्ष्य उस तरफ होना चाहिए कि अंदर मन जो आता है, कॉस्मिक माइंड से जब इंडिविजुअल माइंड बनता है तो बिना पोल्यूट हुए बिना या IESM केंद्र के अंदर विचार की प्रक्रिया में घुसे बिना किस तरह हम इसको न्यूट्रल रख सकते हैं, कैटालिस्ट के रूप में रख सकते हैं, ताकि वो फिर मिड राइट ब्रेन या लेफ्ट मिड ब्रेन या राइट मिड ब्रेन के अंदर जाके वो काम कर सके और वो वहाँ न्यूट्रल या कैटालिस्ट के रूप में रह सके, और ब्रेन अपना काम जो है अपनी कैपेसिटी के साथ में ब्रेन अपना काम कर सके। तो ये चीज़ साधना में होनी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सालों लग जाता है। पर जब तक हमारे अंदर डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग वगैरह चलता रहता है तब तक ये नामुमकिन है, क्योंकि डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग का मतलब ही ये है कि जो अंदर शुद्ध ऊर्जा आई वो पोल्यूट हो गई, हम विचारों में घुस गए और विचारों में से भी आगे डे ड्रीमिंग के अंदर हम घुस गए। तो बेसिकली तो हमें पहले काम ये करना पड़ता है कि दिन भर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना अवेयर रह सकते हैं बिना विचारों के अंदर। तो आप चाहे मंत्र का उपयोग करो या किसी और चीज़ का उपयोग करो, पर विचारों में न घुस सके इसके लिए कुछ करना चाहिए। उससे उल्टा प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हमारे साथ में निरंतर मोबाइल होता है, कुछ न कुछ चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ होती है कि जो निरंतर हमारा ध्यान को बाहर ले जाता है, खींच के रहता है, और उसके द्वारा हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं,
उसके द्वारा नए नए विचार बनने चालू हो जाते हैं। तो हमें जाना है उससे उल्टी दिशा में, हम सब ये कर रहे हैं, या हमारा जीवन उल्टी दिशा में है। हमें ये करना है कि विचार किस तरह कम से कम आ सके, अवेयरनेस के साथ में दिन भर में कितने ज़्यादा समय हम रह सके, और हर लेवल के ऊपर, फिजिकल लेवल के ऊपर अवेयरनेस को आप मेंटेन कर सको। सेंसेशन देखो, अभी यहाँ मेरे यहाँ सुबह 6 बजे से लाइट गई, अब तक नहीं आई है, और बिना लाइट में मैं ये बैठा हूँ अभी। तो ये एक सेंसेशन देखने का मौका मिलता है। गर्मी लगती है तो वो सेंसेशन होता है। तो वो चीज़ जो होती है उसको हमें राइट तरह उसका हमें उपयोग करना चाहिए, ताकि हम जो ये फंस जाते हैं डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग वगैरह में, इसमें से निकलना हमें बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मोबाइल से लेके हर चीज़ का एकदम मर्यादित उपयोग हम कर सके, वो चीज़ जानना समझना ज़रूरी है। फिर तो व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन, उसके अंदर कितना विवेक है, इसके ऊपर सब आधार रहेगा। कैन वी मेक इट कॉन्शियस प्रोसेस, वी कैन देन डाई कॉन्शियसली एंड स्लीप कॉन्शियसली। तो ये पूरी प्रक्रिया जो ब्रेन की है, वो उसको हम कॉन्शियस प्रोसेस के अंदर ला सकते हैं। अभी जो हमारा अवेयरनेस के थ्रेशोल्ड के बाहर है सब, उसको हम कॉन्शियस प्रोसेस में ला सकते हैं। तो फिर हम कॉन्शियस स्लीप और कॉन्शियस डेथ का प्रयोग भी आगे जाके कर सकते हैं। यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाद में थोड़ा समय है तो फिर पढ़ेंगे प्रीफेस ऑफ योग सूत्र। पर आज जो पढ़ा है ये कल लास्ट टाइम और आज का पेपर में कोई नहीं समझ में आया हुआ है। माइंड के बारे में, चित्त और चिट्ठी के बारे में कुछ समझ में नहीं आया तो पहले हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी भी थोड़ी 10 मिनट है हमारे पास में, तो हम प्रीफेस ऑफ योग सूत्र ऑफ सेज पतंजलि पढ़ते हैं। ये 31 मार्च 88 का है। उसके पहले उन्होंने कुछ एक सोली भाई तावरिया ने कुछ शिविर जैसा लिया था 19 फरवरी 87 को, और उसका शेड्यूल वगैरह यहाँ दिया है। ये कोई काम का नहीं है, इसलिए मार्च की मीटिंग हम पढ़ते हैं यहाँ। सेज पतंजलि इन हिज टीचिंग्स हैज एम्फेसाइज्ड 3 मेजर डिसिप्लिन्स ऑफ योग अभ्यास। 1. सेल्फ रिस्ट्रेंट और ऑस्टेरिटी। 2. सेल्फ एग्जामिनेशन और सेल्फ स्टडी। 3. सेल्फ सरेंडर टू लॉर्ड ऑफ माइंड और द डिवाइन स्पिरिट विद इन। तो ये योगाभ्यास जो है वो पतंजलि ने जो दिया है, उसके अंदर 3 चीज़ महत्व की ये है। पहली चीज़ है सेल्फ रिस्ट्रेंट और ऑस्टेरिटी, मतलब कि आत्म संयम, या जिसको तप कहते हैं। पतंजलि ने खुद शब्द यूज़ किया है तप। दूसरा जो है वो शब्द उन्होंने यूज़ किया है स्वाध्याय, जिसको यहाँ उन्होंने सेल्फ एग्जामिनेशन और सेल्फ स्टडी कहा है। तो दूसरा है स्वाध्याय, और तीसरा शब्द जो है वो ईश्वर प्रणिधान, जिसको यहाँ कहा है सेल्फ सरेंडर टू लॉर्ड ऑफ माइंड और द डिवाइन स्पिरिट विद इन। तो दूसरा अध्याय जो है साधन पाठ का, उसका पहला ही सूत्र जो है वो ये 3 चीज़ के ऊपर है, और उसको क्रिया योग कहते हैं। ये तीनों चीज़ एक साथ में की जाती है, तो तीनों का अभ्यास किया जाता है, तो उसको क्रिया योग का कहते हैं पतंजलि। अब क्रिया योग के नाम के ऊपर कुछ और लोगों ने भी दूसरी चीज़ें बताई है, पर महर्षि पतंजलि का क्रिया योग ये है जिसके अंदर तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। दिस 3-fold sadhana can remove pain and obstacles and help to bring about a meditative attitude. It is not, however, as simple as it sounds. तो ये तीनों से क्या होगा कि अंदर जो ऑब्स्टिकल्स है, जो विक्षेप वगैरह है, और जो पेन दुख पड़ा है,
उसको वो दूर करता है। और मेडिटेटिव एटीट्यूड की स्थिति, मेडिटेटिव एटीट्यूड मतलब कि एक ध्यान की अवस्था का एक एटीट्यूड बन जाए। जैसे दूसरी चीज़ों का कैसे एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप होता है, इसी तरह एक हमेशा ध्यान की स्थिति में रहने का एक प्रयत्न होता है, तो वो मेडिटेटिव एटीट्यूड इसको हम कहते हैं। और ये जितना सिंपल दिखता है पर इतना है नहीं, क्योंकि ये तीनों चीज़ों के ऊपर काम करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। पर जितना काम होता है इतना ऑब्स्टिकल जो है, विक्षेप, अंदर चित्त के विक्षेप है, वो कम होते जाएंगे और शांति मिलती जाएगी। These obstacles, though many, originate from avidya, the basic cause. Avidya leads to aham, the false I, and also to moha, lobha, krodha, etc. And holding on to physical existence. तो ये जो चीज़ है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स है, तो वो उसका ओरिजिनल क्या है, जो संसार के अंदर दुख है या हमारे अंदर दुख पड़ा है, ये सबका एक ओरिजिनल कारण है। और ओरिजिनल कारण सिर्फ यही है जिसको अविद्या कहते हैं महर्षि पतंजलि। तो 5 क्लेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उसमें से जो फंडामेंटल है अविद्या, अविद्या से ही संसार पूरा उत्पन्न होता है। अविद्या का मतलब मैं कौन हूँ वो भूल जाना, या जो मैं सही हूँ मतलब कि अंदर का सेल्फ या डिवाइन फ्रेगमेंट, उसको हम भूलकर दूसरी चीज़ को मैं के रूप में मानते हैं, वो चीज़ जो है वो अविद्या है। और अविद्या के कारण फिर अहम उत्पन्न होता है, और अहम के साथ में फिर मोह, लोभ, क्रोध, ये सारी चीज़ें हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ में चिपक जाती है। तो ये अविद्या को योग सूत्र के अंदर बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि पूरी सारा बंधन जो है वो सारा बंधन ये अविद्या के कारण ही है। अविद्या इज द सॉइल इन विच ऑल अदर ऑब्स्टिकल्स स्प्राउट एंड ग्रो। तो दूसरे जो भी विक्षेप है, बहुत सारे विक्षेप होते हैं, पर अविद्या के भूमि के ऊपर ही ये सारे विक्षेप जो है वो जन्म लेते हैं और फलते फूलते हैं। जैसे 9 ऑब्स्टिकल तो महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, वो जैसे कि आलस, त्यान, प्रमाद वगैरह 9 ऑब्स्टिकल्स हमने देखे हैं। तो इस तरह बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, पर इसका मेन कारण जो है ये अविद्या है। इग्नोरेंस लीड्स टू ईगो, दैट इज acceptance of wrong self for self. Thus the real seer is superseded by the false physical seer, and spiritual sight is dimmed by physical sight. This wrong approach leads to wrong ideas and wrong values, and clinging on to earthly existence is natural. तो अविद्या जो है वो इससे वो ईगो को जन्म लेता है, मतलब जिसमें पतंजलि जिसको अस्मिता कहते हैं। और अस्मिता जो है वो ये चीज़ है कि जिसके अंदर जो रियल सेल्फ है उसके बदले में अलग सेल्फ, गलत सेल्फ जो है वो सेल्फ आ जाता है। मेन सेल्फ जो है हमारा, वो हम जानते हैं डिवाइन फ्रेगमेंट है, वो सही सेल्फ है, पर फिजिकल सेल्फ हमारा डेवलप हो जाता है और उसको हम जैसे कि आत्मा की तरह उसको हम लेते हैं, वो ईगो है या अस्मिता है। और जो रियल सीयर है, मतलब जो सही जो दृष्टा है, सच्चा दृष्टा है, वो भी दब जाता है और उसकी जगह पर फिजिकल सीयर जो है वो आ जाता है। और स्पिरिचुअल साइड जो है हमारे अंदर की वो एकदम डिम हो जाती है, और फिजिकल साइट, स्पिरिचुअल साइट डिम हो जाती है और फिजिकल साइट इसकी जगह ले लेती है।
This wrong approaches lead to wrong ideas and wrong values, and clinging on the earthly existence is natural. तो फिर इसके कारण क्या होता है कि हमारे अंदर अप्रोच भी रॉन्ग हो जाता है, सब आइडियाज़ भी रॉन्ग डेवलप होते हैं, और इसके साथ में वैल्यूज़ जो है, हमारा मूल्य वो भी गलत हो जाता है, और फिर हम सांसारिक अस्तित्व जो है उसके प्रति हम मोहित हो जाते हैं, उसके प्रति हम क्लिंगिंग हो जाते हैं, उसके साथ में चिपक जाते हैं, और ये सारी चीज़ें एक नेचुरल प्राकृतिक रूप में होती रहती हैं। तो अविद्या से अस्मिता, और अस्मिता के साथ में फिर सब गलत चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप हो जाती है। अविद्या मेक्स दिस फंडामेंटल मिस्टेक ऑफ कंफ्यूजिंग एंड सुपर इम्पोजिंग ऑफ प्रकृति ओवर पुरुष, दैट इज सेल्फ ओवर सेल्फ। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि अविद्या क्या करती है कि हमारे अंदर जो पुरुष है या सेल्फ है या डिवाइन फ्रेगमेंट है, आत्म तत्व है, उसको उसकी जगह के ऊपर प्रकृति का जो सेल्फ है, जिसको हम जीव कह सकते हैं या प्रकृति का अंश कह सकते हैं, वो यहाँ एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। अविद्या के कारण एक मूलभूत कन्फ्यूज़न ये होता है कि पुरुष को हम प्रकृति मान लेते हैं और फिर उसको महत्व देके उसके साथ में हम जीना चालू कर देते हैं। या अविद्या को दूसरे ढंग से ये भी कह सकते हैं कि जो है उसके बदले वो दूसरा दिखाई देता है, वो अविद्या के कारण। जैसे कि सत्य के अंदर असत्य को देखना और असत्य के अंदर सत्य को देखना, तो सत्य के अंदर असत्य को देखते हैं, वो इसका कारण ये है कि ये अविद्या है, इसलिए हम सत्य है या आत्म तत्व है उसको देख नहीं सकते हैं, पर प्रकृति की जो ये रमत है उसको हम सही मान लेते हैं। This is the fundamental correction that is needed. To have a mental grasp of this is not enough. Such philosophy abounds not only in our scriptures but in many other scriptures as well. The sutras give and show hard practices and techniques so that each one can experience and not merely philosophize. तो ये करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अविद्या जो है, अविद्या के बदले में हमारे अंदर विद्या धीरे धीरे करके डेवलप होती जाए, ताकि हम हमारे अंदर जो पुरुष तत्व पड़ा है उसको हम समझ सके और उसको फॉलो कर सके। इसलिए ये उसको हमें करेक्शन ये करना ज़रूरी है। और खाली बुद्धि से इसको समझना कोई मतलब नहीं है, मेंटल ग्रास्पिंग यहाँ नहीं चलता है, इसके अंदर प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। और ये सब शास्त्रों के अंदर दिया है, हमारे शास्त्र के अंदर है, दूसरे जो धर्म के शास्त्र है या दूसरे विदेश के शास्त्र है, उसके अंदर भी ये अविद्या का कंसेप्ट तो किसी न किसी रूप में है। पर यहाँ योग सूत्र जो है वो उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस बताते हैं और टेक्निक बताते हैं, जिसका बहुत कड़क रूप में पालन करना पड़ता है। तो खाली फिलॉसफी की तरह उसको हम ले नहीं सकते हैं। सो दिस बेसिक करेक्शन ऑफ अविद्या इज थ्रू मेंटल, मॉरल, फिजिकल एंड साइकिक एक्सरसाइजेस, प्राणायाम्स एंड होल्डिंग ऑन टू मेडिटेटिव एटीट्यूड। तो इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। हमें मेंटल एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, मतलब कि जिसको हम मनोयोग कहते हैं, तो मनोयोग करना पड़ता है। फिर मोरल जो है हमारी नैतिकता, इसके ऊपर भी काम करना पड़ता है कि भाई कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम आध्यात्मिक है तो फिर वो नैतिकता को इतना महत्व नहीं देते हैं, पर ऐसा नहीं, जीवन के अंदर नैतिकता जो है उसको भी इतना सही महत्व देना पड़ता है। और फिज़िकल और साइकिक एक्सरसाइज जो है, जैसे कि हम फिज़िकल लेवल के ऊपर तो रिफाइनिंग फेज वगैरह करते हैं और 3 स्टेप करते हैं कि जिसके अंदर ये सारी एक्सरसाइज का ये हो जाता है।
फिजिकल एक्सरसाइज 3SR भी ऐसा है कि जिसके अंदर प्राणायाम भी आ जाता है, साइकिक एक्सरसाइज भी है, फिजिकल भी एक्सरसाइज है, सब कुछ 3 स्टेप के अंदर है। तो 3 स्टेप ये हमारी बेसिक एक्सरसाइज जिसको अगर एक्सरसाइज कहे तो, और फिर इसके द्वारा हम धीरे धीरे करके मेडिटेटिव एटीट्यूड भी डेवलप कर सकते हैं। द ऑप्टिकल्स क्रिएट एज इफ ए कलरिंग टू आवर साइट एंड व्हाट वी सी इज नॉट व्हाट एक्चुअली इज एंड व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट ड्यू टू दिस फॉल्स कलरिंग टू साइट वी डू नॉट और कैन नॉट सी। तो जो ऑब्स्टिकल्स अंदर बहुत सारे पड़े हैं, और ये अविद्या भी एक ऑब्स्टिकल्स ही है, उसके कारण एक अंदर हमारा जो दर्शन है उसके अंदर एक कलरिंग आ जाता है। मतलब कि चीज़ जो है वो हम हमारे कलर का मतलब कि हमारी जो क्वालिटी है या हमारा जो सत्व रजस तमस है, हमारा स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक ही देखेंगे। एक ही व्यक्ति को एक व्यक्ति को दूसरे 2 व्यक्ति देखते हैं तो दोनों अलग अलग दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि दोनों का अलग अपना जो स्ट्रक्चर है वो दृष्टि से वो तीसरे व्यक्ति को देखेंगे। हो सकता है कि एक व्यक्ति को दूसरा अच्छा आदमी लगा हो, दूसरी व्यक्ति को वो आदमी अच्छा न लगा हो। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो हमारा इंडिविजुअल अलग अलग है, उसके कारण ये हम इस तरह देखते हैं। तो कलरिंग का मतलब ये है कि हमारे जो एग्जैक्ट एज इट इज जो है वास्तविक रूप में वो हम देखते नहीं हैं, पर इसके बदले में हम कलरिंग के देखते हैं, तो वो चीज़ फिर वो एक्चुअल नहीं रहती है, वो कलरिंग फिर साइट हो जाती है और हम सही को सही माने में देख नहीं सकते हैं। यहाँ रुकते हैं, और थोड़ा पेपर तो लंबा है, नेक्स्ट टाइम फिर आगे देखेंगे।